आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के ज़रिए मरकज़ी सरकार मुख्तलिफ देशों की कंपनीज़ को भारत में टैक्स में छूट देकर अपनी इंडस्ट्रीज़ को भारत में ही लगाने के लिए हौसला अफजाई कर रही है, ताकि भारत का इम्पोर्ट बिल कम हो सके और देश में रोज़गार के मौके पैदा हो सके। नाजरीन, PLI स्कीम के ज़रिए सरकार का मकसद चाइना और दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ पर हिंदुस्तान की डिपेंडेबिलिटी को कम करना है। PLI के इजाफे से देश में एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे कि इकॉनमी में सुधार हो रहा है। PLI योजना के तहत सरकार देश में तैयार सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए कंपनीज को 4 से 6% इंसेंटिव की गारंटी दे रही है। इस योजना को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए देने के साथ साथ ही इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट और देश में नौकरी के मौके में इजाफा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मिस्टर संजीव सहगल जी, जो कि हमारे खास मेहमान हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं समृद्धि ऑटोमेशन स्पर्श के। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में सर। धन्यवाद। हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। पहली बार 13 सेक्टर्स को इस प्रकार की योजना के दायरे में लाना हमारा कमिटमेंट दिखाता है। साथियों, ये PLI जिस सेक्टर के लिए है उसको तो ये लाभ हो ही रहा है, इससे उस सेक्टर से जुड़े पूरे इकोसिस्टम का बहुत फायदा होगा। जिन सेक्टर्स के लिए PLI योजना बनाई गई है उन सेक्टर में अभी जितनी वर्कफोर्स काम कर रही है वो करीब करीब 2 गुनी हो जाएगी। रोजगार निर्माण में बहुत बड़ा असर PLI योजना का होने वाला है। इंडस्ट्री को तो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में तो लाभ होगा ही, देश में आय बढ़ाने से जो डिमांड बढ़ेगी उसका लाभ होगा। संजीव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है क्या? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कीम भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। भारत सरकार को ये समझ में आया कि भारत में तरक्की करने के लिए और लोगों को रोज़गार देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ही जो है वो सबसे बड़ा ही एक अहम मुद्दा है। अगर आज यहाँ जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे रोज़गार लोगों को मिल सकेगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 10 से 20 वर्षों में पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग मेजरली जो है वो चाइना या पिछले कुछ वर्षों में वियतनाम में शिफ्ट हो गई थी। पर अब इस मैन्युफैक्चरिंग को हिंदुस्तान में लाया जाए तो उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि लोग तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड थे वहाँ से। तो भारत सरकार ने ये जानने की कोशिश करी कि अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में अगर यही प्रोडक्ट बनाता है और वही प्रोडक्ट अगर चाइना में बनता है या वियतनाम में बनता है तो उसको क्या कॉस्ट एडवांटेज है। तो अब जो कॉस्ट एडवांटेज उन्हें वहाँ पर है, इसी कॉस्ट एडवांटेज की वजह से वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। अब अगर उनको भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना है तो वो कॉस्ट डिसएडवांटेज जो है भारत में बनाने का, उसको कैसे कंपनसेट किया जाए जी। तो उसको करने के लिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का इजाज़ करी गई जी।
संजीव जी, आपने बताया कि क्यों, क्या मकसद था इस स्कीम को शुरू करने के पीछे। आपसे जानना चाहेंगे कब इस स्कीम को शुरू किया गया था और तब से लेकर के अब तक किस तरह के चेंजेस देखने को मिले हैं। पीएलआई स्कीम का पहला आगाज़ किया गया सन 2020 में। सबसे पहले मोबाइल एक जो कि बहुत बढ़ता हुआ एक मार्केट सेगमेंट है। आज की डेट में मोबाइल हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है, चाहे वो रिक्शा पुलर हो और चाहे ही वो बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल का सीएमडी हो। तो मोबाइल एक बहुत बड़ी वॉल्यूम में ग्रो करने वाला बिजनेस था। तो सबसे पहले उस सेगमेंट को कैसे भारत में लाया जाए। सैमसंग और एप्पल दो इतने बड़े जायंट्स थे कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे भारत में शिफ्ट करी जाए, उसको फोकस में करते हुए पहली पीएलआई स्कीम डिज़ाइन करी गई। पहली पीएलआई स्कीम मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए करी गई सन 2020 में। तो उसमें कुछ स्टेप्स उठाए गए, उसमें डिसएडवांटेज निकाला गया कि भारत में बनाने में कितने रुपए का डिसएडवांटेज हो रहा है। उस डिसएडवांटेज को कंपनसेट करने के हिसाब से पहली पीएलआई स्कीम निकाली गई सन 2020 में। पिछले 2020 से लेकर अभी 2023 के बीच में पिछले 3 वर्षों में पहली स्कीम की सफलता को देखते हुए बड़े सारे और सेक्टर्स में, ऑलमोस्ट 14 सेक्टर्स में अभी ये स्कीम ऑलरेडी लॉन्च करी जा चुकी है। और आने वाले दिनों में भारत सरकार इसकी और सफलता को देखते हुए और कौन से सेगमेंट हैं जिनमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सके। इसके चलते ये पीएलआई स्कीम और बड़े सारे सेगमेंट्स में आ रही है। कुछ सेगमेंट्स में पहले एक पार्ट आया, जैसे टेलीकॉम के सेगमेंट में उन्होंने पहले पीएलआई स्कीम दी। उस पीएलआई स्कीम की में कुछ चीज़ों की क्या इंडस्ट्री ने और डिमांड करी, उसको देखते हुए उसका एडवांस वर्जन निकाला गया। आईटी की पीएलआई स्कीम को देखते हुए अभी आईटी की पीएलआई 2 आने की तैयारी पे है। तो क्या चीज़ें थी जिस वजह से कुछ कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, अब वो उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कैसे ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है और कैसे ज़्यादा रोज़गार दिया जा सकता है। इसके अलावा और किस तरह के बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, जैसे कि आपने बताया इससे रोज़गार के बहुत सारे मौके पैदा हो रहे हैं, और किस तरह के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस इस स्कीम के हो रहे हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस के डिफरेंट लेवल्स हो गए। पहला लेवल तो हो गया जैसे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई। अब आईफोन की जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई तो पहला स्टेप था कि आईफोन की जितनी भी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट इंडिया में प्रोड्यूस हो सके। फिर अगला स्टेप था कि यही प्रोडक्ट जो यहाँ बनने लगा यहाँ से कैसे एक्सपोर्ट किया जा सके। फिर अगला स्टेप था कि अभी तो क्या था कि हमारी सरकार ने बहुत ही सोच समझकर इस पॉलिसी को निकाला, क्योंकि क्या था कि हम ये बोलते हैं कि पहले ही दिन में पूरा का पूरा प्रोडक्ट इंडिया में बन जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो सरकार ने इसी के साथ में एक प्रोग्राम और निकाला, पीएमपी, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्लान। उसमें उन्होंने ये बोला जैसे मोबाइल फ़ोन बन रहा है तो पहले साल में तो जब मोबाइल फ़ोन इंडिया में बने तो अगर खाली उसकी असेंबलिंग कर ली जाए तो वो भी कवर्ड हो जाए स्कीम में, पर सेकेंड ईयर में उसका चार्जर इंडिया में बनना चाहिए, उसका ईयरफोन इंडिया में बनना चाहिए। सेकेंड ईयर में उन्होंने थर्ड ईयर में कर दिया कि बैटरी यहाँ बननी चाहिए। अब उन्होंने कर दिया कि इसका जो कंप्लीट पीसीबी है, जो असेंबल्ड पीसीबी का बोर्ड है, वो इंडिया में बनना चाहिए। जब वो यहाँ बनने लगा तो अब कंपोनेंट्स की डिमांड आ गई। तो अभी टाटा ने जैसे अनाउंस किया है कि वो मोबाइल आईफोन के बड़े सारे पार्ट्स की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है। तो अगर हम ये देखें, ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि खाली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसके बैक एंड साइड पे जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो और इकोसिस्टम पीछे चाहिए, आज मोल्डिंग चाहिए, पैकेजिंग। भाई जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर एक पैकेजिंग लगती है। पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा मौका है। आज मोबाइल फ़ोन की जो पैकेजिंग है उस लेवल की पैकेजिंग इंडिया में शायद नहीं बनती थी। अब उस तरह की पैकेजिंग बनाने वाले कितने सारे यूनिट्स आ गए। अब सरकार ने क्या किया कि वो जो यूनिट आ रहा है उसको भी बेनिफिट देने के लिए कुछ और स्कीम्स भी निकाल दी। जैसे एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए स्पेक्स की स्कीम निकाल दी। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में वो खाली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, वो इवन जो लोहे का डब्बा बन रहा है या मोल्डिंग हो रही है, डाई कास्टिंग हो रही है, उन पार्ट्स को भी इंक्लूड कर लिया। ये तो आपने बताया कि प्रोसेस को किस तरह से आसान किया गया है। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो किस तरह से सरकार हर कदम पर सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है? कौन लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं? जब स्कीम है तो उसके अंदर कोई ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
कि कौन कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए, सरकार ने कोई ना कोई तो एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी, पर उन्होंने लिमिट सेट करने में एमएसएमईज का भी ध्यान रखा और बड़ी इंडस्ट्रीज का भी। तो जो स्कीम आती है उसमें एमएसएमई का सेगमेंट अलग होता है और लार्ज इंडस्ट्रीज का सेगमेंट अलग होता है। तो हर स्कीम में डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा वर्टिकल है और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो एक बेसिक क्राइटेरिया बनाया गया। जैसे अगर हम टेलीकॉम की बात करें तो एमएसएमईज के लिए बनाया गया क्राइटेरिया कि कम से कम 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उधर से लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए किया गया कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका ऑलमोस्ट 66 टाइम्स की टर्नओवर का पे मुझे बेनिफिट मिलता है अगर हम टेलीकॉम की पॉलिसी की बात करें। अब 66 टाइम्स की, मान लो मैंने 10 करोड़ का के लिए अप्लाई करा कि मैं 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूंगा 4 वर्षों में, उस 10 करोड़ के ऊपर मुझे 660 करोड़ के ऊपर बेनिफिट मिलेगा। उस 660 करोड़ के ऊपर मुझे अलग अलग ईयर में, पहले साल में 7%, दूसरे में 6, फिर 5, इस तरीके से करते हुए ऑन एवरेजली 6% का बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। जी संजीव जी, आपने बताया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल हो चुके हैं, 2020 में ये स्कीम शुरू हुई थी। आगे अगर फ्यूचर की बात करें, किस तरह का स्कोप इस स्कीम में दिखाई देता है आपको? अगर हम पहली स्कीम की बात करें, मोबाइल फ़ोन, सबसे पहले ये मोबाइल के लिए आई, जो पिछले 3 साल में मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग को लेके भारत में सफलता हुई है। अगर हम 2015 से बात करें 2022 तक, तो जो 5.8 लाख यूनिट्स बनते थे हिंदुस्तान में, अब वो 31 लाख यूनिट, मतलब मोर देन ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का प्रोडक्शन हो चुका है। अगर हम बात करें सेल्स की बात करें तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट मोर देन 90% ऑफ डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में असेंबल होनी शुरू हो गई। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 88,000 करोड़ के मोबाइल फ़ोन पिछले वर्ष में एक्सपोर्ट किए गए। तो ऑलरेडी अगर हम खाली एक मोबाइल वर्टिकल की ही बात करें तो ये सफलता, क्योंकि सबसे पहले स्कीम उसकी आई थी, तो जब स्कीम जिसकी सबसे पहले आई थी तो हमें उसी पर्टिकुलर वर्टिकल की ही सफलता से ही मापदंड लेना पड़ेगा कि ये स्कीम फ्यूचर में कितनी सक्सेसफुल होने वाली है। तो संजीव जी, आपने बताया कि बहुत ज़्यादा स्कोप है इस स्कीम का, और आपने बताया कि मोबाइल के सेक्टर में किस तरह से सफलता मिली है और आगे भी स्कोप बाकी सारे सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा है। आपसे सेक्टर्स के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें कि ये स्कीम लागू होती है। तो अभी करीब 14 सेक्टर्स के ऊपर ये स्कीम आ चुकी है। वो 14 सेक्टर्स की बात करें तो मोबाइल फ़ोन से ये स्टार्ट हुई थी, फिर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी में, टेलीकॉम में, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के लिए, वाइट गुड्स के लिए जिसमें एयर कंडीशनर्स कवर्ड हो रहे हैं, इसके अलावा टेक्सटाइल्स के लिए, कुछ एडवांस केमिकल्स के लिए और टॉयज़ के लिए। ऑलमोस्ट ये सारे वर्टिकल्स, मतलब जहाँ जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप है, तो ऑलमोस्ट 14 वर्टिकल के लिए ये स्कीम ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। और इसी की सक्सेस को देखते हुए ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, आईटी के पार्ट 2 आने वाला है। और जहाँ जहाँ पे हो क्या रहा है, ये पार्ट 2 आ क्यों रहा है, जैसे उन्होंने मान लो एलोकेट किया था कि इस पर्टिकुलर वर्टिकल के लिए उन्होंने 19,000 करोड़ की एलोकेशन करी। अब जब उन्होंने पीएलआई एलोकेट करी तो उसमें से कुछ फंड बच गया, तो वो ऐसा नहीं है, मैंने जैसे आपको पहले बोला, यहाँ पे 100% उसको कंज्यूम करना है। क्योंकि आप ये समझें कि जब वो 100% कंज्यूम होती है तो उसका 66 टाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ होगा। जी संजीव जी, आप बता रहे हैं कि कई सेक्टर्स में सेकेंड फेज़ की भी अब स्कीम शुरू होने वाली है। क्या इस स्कीम की कोई वैलिडिटी भी है कि कब तक ये वैलिड रहेगी और इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है? जब भी ये स्कीम आती है तो जिस भी वर्टिकल के लिए आती है तो उस स्कीम को अप्लाई करने का एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में आपको इसको अप्लाई करना होता है, और जब ये अप्लाई होती है तो पहले 4 साल में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और उस 4 साल की इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको 5 साल तक इसका बेनिफिट मिलता है। ये स्कीम ऐसे काम करती है कि जिस साल में आपने इन्वेस्टमेंट करी उसी साल में प्रोडक्शन निकालना है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2020 में ये स्कीम शुरू हुई, 2023 हो गया है, 3 साल में किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है इस स्कीम को? अब तक कितने लोगों ने अप्लाई किया हो? अभी तक अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जितना टारगेट सरकार ने लिया है, ऑलमोस्ट वो सारे टारगेट्स पूरे हुए हैं। जैसे टेलीकॉम की स्कीम की बात करें, अगर उन्होंने
19,000 करोड़ का टारगेट लिया था सब्सिडी देने का, इसमें बेनिफिट देने का, तो ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ की बेनिफिट लेने तक के लिए उनके पास पूरी एप्लीकेशंस आ गई और उन्होंने उसका पूरा अलॉटमेंट भी कर दिया है। तो डेफिनेटली अब लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है। अभी तक क्या था, लोग घबराते थे किसी भी बेनिफिट को लेते हुए, पर अब लोगों को दूसरों की सफलताओं को देख के समझ में आ रहा है कि आज इन स्कीम को लेने से उनको क्या बेनिफिट हो सकता है। मान लो आज मैंने स्कीम ली तो मुझे इसका बेनिफिट समझ में आया, तो जैसे मैंने अपने किसी जानने वालों लोगों को, अपनी इंडस्ट्री में ही लोगों को बताया कि मुझे इस स्कीम का कैसे बेनिफिट होने वाला है, तो डेफिनेटली वो भी एक्साइट हुए, उन्होंने भी समझा। और आने वाले दिनों में और भी, मतलब हर आदमी अभी प्रोएक्टिव हो रखा है। आज आईटी की पार्ट 2 क्यों आ रही है? क्योंकि हो सकता है कई लोग आईटी की पार्ट 1 में अप्लाई नहीं कर पाए थे, या उन्होंने अप्लाई किया था तो उनको उस टाइम पे पूरी स्कीम की समझ में नहीं आई, उनकी एप्लीकेशन में कुछ कमियां रह गई। वो लोग सरकार के पास वापस गए, उन्होंने बोला जी हमें तो इसमें लग रहा है कि इतना ग्रोथ और हो सकता है। आपने कहा धीरे धीरे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और इसीलिए कुछ वर्टिकल्स में पार्ट 2 स्कीम भी लाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है और ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोग आगे आएँ और इस स्कीम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग। डेफिनेटली अवेयरनेस की ज़रूरत है, पर मैं ये कहूँगा अवेयरनेस की भी कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हमने टेलीकॉम की पीएलआई के लिए भरा, कम से कम 4 से 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी गई, जूम कॉल्स करी गई, जहां स्कीम के बारे में हर चीज़ को समझाया गया, लोगों को बुला बुला के बताया गया कि आप इस स्कीम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपके कौन से प्रोडक्ट कवर्ड होते हैं और इसका कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए जी, अब सब चीज़ आपको बना दी, प्लेट में सारा खाना लगा दिया, अब हम ये कह रहे हैं कि चम्मच भी हमारे मुंह में डाल दिया जाए, तो ये बड़ा ही मुश्किल प्रोसेस है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट, क्योंकि जिन स्कीम में हमने पार्टिसिपेट किया है, हम डेफिनेटली आपको बता सकते हैं कि हर कदम के ऊपर उंगली पकड़ के एक एक चीज़ समझाई गई, आपका फॉर्म फिलअप कराया गया। ऐसा नहीं होता जहां सरकार आपको कोई बेनिफिट देने के लिए इतना एफर्ट कर रही हो। और डेफिनेटली बेनिफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे ओवरऑल पूरे देश की ग्रोथ होने वाली है। जी संजीव जी, तो आप कह रहे हैं चीज़ें लगातार इम्प्रूव हो रही हैं और अवेयरनेस भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये है कि इस स्कीम को पूरे नेशन वाइड लागू करना है। किस तरह के चैलेंजेस सरकार के सामने होंगे इतने बड़े देश में पूरी स्कीम लागू की जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ? तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस में तो ये है कि लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि हम इतना एफर्ट डालेंगे, हम आज इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, कल को पता नहीं ये स्कीम हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाएगी तो हमें इसका एक्चुअल में कोई बेनिफिट आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। जब पेमेंट देने की बारी आएगी तो क्या सरकार पीछे तो नहीं हट जाएगी? तो इन सब मुद्दों को लेके सरकार को लोगों में और विश्वास जगाना पड़ेगा कि ये स्कीम्स उनके बेनिफिट के लिए करी गई हैं। संजीव जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये DLI क्या चीज़ है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? DLI का फुल फॉर्म है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। तो बेसिकली हमारी सरकार ने बड़ा ही इंटेलिजेंट कदम लिया। पहले उन्होंने बोला कि इंडिया में असेंबलिंग हो जाए, फिर बात हुई कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, मेक इन इंडिया हो जाए। अब मेक इन इंडिया में भी बड़े सारे सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे वैल्यू एडिशन, जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो बहुत ही कम है। मेन डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन आता है डिज़ाइन लेवल पे। तो सरकार ने कि अब डिज़ाइन इंडिया में बने। भाई अगर हम आज आईफोन की बात करें और उसके कंपैरिजन में किसी भी चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन की बात करें तो शायद ही हार्डली दोनों के बॉम्ब कॉस्ट में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डिफरेंस होगा, पर आईफोन की जो सेलिंग प्राइस है और जो दूसरे फ़ोन की सेलिंग प्राइस है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जो ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो सारा वैल्यू आता है डिज़ाइन से। क्या एडिशनल फीचर हैं, क्या सॉफ्टवेयर के फीचर डाले गए हैं, क्या और नई चीज़ें उसके अंदर डाली गई हैं। तो भारत सरकार ने अभी क्या किया, जो टेलीकॉम की पीएलआई आई, तो टेलीकॉम की पीएलआई में एक उन्होंने सेगमेंट डाला डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव से मतलब है कि जो लोग अपना प्रोडक्ट भी इंडिया में डिज़ाइन किया है उनको 1% एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। किस तरह के बेनिफिट्स इस स्कीम से जुड़कर उठाए जा सकते हैं, कि क्या क्राइटेरियाज हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को मैसेज दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। मैं तो अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग भाइयों से, जो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं,
मैं उनसे कहूँगा कि वो इन स्कीम्स को समझें और इन स्कीम्स में पार्टिसिपेट करें ताकि इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। आज की डेट में ये स्कीम्स ऐसी हैं कि आप सोचो, मैं रेट टू रेट पे माल बेच रहा हूँ, बेच भी दूँ तो भी मुझे 6% 7% का सरकार से बेनिफिट मिलेगा। आज मैं कहता हूँ कि मुझे इतना कंपटीशन है कि जी मैं चाइना से जो माल आ रहा है मैं उससे कम्पीट नहीं कर पा रहा हूँ। सरकार आगे बढ़ के आ रही है, आप बताओ जी कहाँ चैलेंज आ रहा है? कोई अंडर इन्वॉइसिंग कर रहा है, कोई गलत तरीके से माल ला रहा है, सरकार उसमें भी मदद कर रही है। सरकार आपको पूरी तरीके से हेल्प कर रही है। सरकार आपको हेल्प कर रही है कि आपके प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट कैसे सारी गवर्नमेंट बाइंग में जा सकते हैं। हर दिन के साथ हर वर्टिकल में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें, अपनी तरक्की करें। जब अपनी तरक्की करेंगे तो डेफिनेटली कुछ लोगों को रोज़गार देंगे। जब कुछ लोगों को रोज़गार देंगे, कुछ एंसिलरी यूनिट्स को काम देंगे, तो अपने आप बैकएंड पे सबके लिए ये स्कीम जो है बेनिफिशियल होती जाएगी। हमारा विकास होगा, सबका विकास होगा। तो हमारा मानना ये है, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन स्कीम्स का बेनिफिट लें और इन स्कीम्स को यूज़ करें। और डेफिनेटली अगर हम कहीं मदद कर पाएंगे, जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, अगर कोई वो और जानना चाहें तो आप लोग उनसे हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं। हम जो भी उनकी मदद कर पाएंगे, जो भी हम उनको बता पाएंगे इन स्कीम्स के बारे में, हम डेफिनेटली ये मदद करने की कोशिश करेंगे। तमाम मालूमात के बाद बहुत से ऐसे व्यूवर्स होंगे जो अब ये जानना चाहेंगे कि अपने आप को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत कहां और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे अभी हमने पहले डिस्कशन में आया कि पीएलआई अलग अलग सेक्टर्स के लिए निकल रही है। तो जिस भी सेक्टर के लिए जब पीएलआई की स्कीम का अनाउंस होता है तो उसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, वो नोडल मिनिस्ट्री जो है वो अपनी वेबसाइट एक स्पेशल क्रिएट करती है। उसके ऊपर फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, जिस फॉर्म्स को आप भर के इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी भारत का नागरिक, जो भी भारत के अंदर कंपनी है, वो कंपनियां इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। उसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। प्लस भारत सरकार ने क्या किया, जो भी नोडल मिनिस्ट्री है वो अपने साथ में कोई ना कोई एक एजेंसी, हो सकता है कि E&Y को किसी में इन्वॉल्व किया गया हो। जैसे टेलीकॉम की पॉलिसी के लिए सिडबी को इन्वॉल्व किया। सिडबी ने एक अपना अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिन्होंने हैंड होल्डिंग करी एक एक एप्लीकेशन के लिए। आप एप्लीकेशन कैसे भरेंगे, उसके अंदर आपका डेटा प्रॉपर भरा गया नहीं भरा गया, हर स्टेप के ऊपर मदद की जा रही है। ये शायद पहली स्कीम्स ऐसी होंगी। अब तक जो स्कीम होती थी ना, उसमें ये होता था कि आज इसमें ये एलोकेशन किया गया तो इस एलोकेशन में कम से कम खर्चा कैसे हो। ये पहली स्कीम है शायद जिसमें ये काम किया जा रहा है बैकएंड से कि जितना एलोकेशन किया गया है वो 100% कैसे दिया जा सके। मैं आपको टेलीकॉम की, क्योंकि टेलीकॉम की पीएलआई हमको मिली है तो हमने इस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं। तो वो पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें, पहले हमने जब इसके लिए अप्लाई करा तो सिडबी ने, डीओटी ने मल्टीपल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, मतलब मल्टीपल जूम कॉल्स करी, जिसके ऊपर एक एक व्यक्ति के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया। वो कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या चीज़ अप्लाई करी जा सकती है, क्या नहीं किया जा सकता, क्या डेटा आपको जमा करना है, आपकी कौन से साल की टर्नओवर इसमें काउंट होगी, हर चीज़ पे सपोर्ट दी गई। फिर जब आपको ये पीएलआई अलॉट हो गई, उसके बाद सिडबी और डीओटी के सीनियर ऑफिशियल्स हमारी फैक्ट्री आए। उन्होंने फैक्ट्री में आके हमारे पूरे प्रोसेस को समझा। उन्होंने आके समझा कि हमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। मान लो आज मैंने ये एक टारगेट लिया कि मैं 25 करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, जिसके अवज में मुझे कुछ एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करनी है ताकि मैं उसका पूरा बेनिफिट ले सकूं। तो उन्होंने हमसे समझने की कोशिश करी कि आज ये टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं। पहले उन्होंने समझा, फिर शायद उन्होंने ये सारी रिपोर्ट कंपाइल करी। उसके बाद मिनिस्टर साहब ने, अश्वनी वैष्णव जी ने एक पूरा कॉन्फ्रेंस रूम बुक करके पूरे 42 टेलीकॉम के जो अवॉर्डीज थे पीएलआई के, उनको सबको 3 मिनट का बराबर टाइम दिया गया। चाहे कोई छोटी कंपनी थी, चाहे कोई बड़ी कंपनी थी, सबको बराबर वक्त दिया गया। सबको सुना गया कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट कहाँ बेचने वाले हैं, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्हें सरकार से और क्या सपोर्ट चाहिए। 4.5 घंटे मिनिस्टर साहब ने पूरी 42 कंपनियों को सुना। उस मीटिंग के खत्म होने से पहले उन्होंने 3 टास्क फोर्स फॉर्म किए, 3 मेजर
जो चैलेंजेस थे उनको कवर करने के लिए? हमारे इंडस्ट्री में आईटी और टेलीकॉम सीसीटीवी में जो भी आदमी है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इस स्कीम में ज़रूर अप्लाई करें। इसके बहुत फ़ायदे हैं, आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, आपका इंसेंटिव बढ़ता है, आपकी इनकम बढ़ती है। तो और बहुत आसान तरीका है इसको करने का। आप सीधे सीधे इसके पोर्टल पे जाएंगे, एक एक स्टेप इस पर लिखा हुआ है और आपका उसके ऊपर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप बहुत इजीली इसको कोई भी कर सकता है, आसानी से कर सकता है उसको अप्लाई। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत 14 सेक्टर्स के डेवलपमेंट पर तवज्जो दी जा रही है, जिससे तकरीबन 10 मिलियन लोगों को रोज़गार मिलेगा और जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और इकॉनमी की चौतरफा तरक्की होगी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। संजीव जी, आपने वक्त निकाला और PLI से जुड़ी इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि आप इतना अच्छा एक कार्यक्रम लेके आए हैं जहां पर आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं और उन स्कीम से वो कैसे अपनी तरक्की कर सकते हैं और कैसे देश की प्रगति का हिस्सा बन सकते हैं। इट वॉज माई प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ योर एपिसोड और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।